आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने आजीविका रूपरेखा और ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में आजीविका बनाने के लिए आवश्यक 5 अलग-अलग पूंजियों के महत्व के बारे में चर्चा की थी। आज हम कृषि जैव विविधता के उदाहरण के साथ प्राकृतिक पूंजी, मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक पूंजी पर बात करेंगे। प्राकृतिक पूंजी का अर्थ है भूमि, पानी, मिट्टी, जल, वन्य जीवन, जानवरों, जलीय संसाधनों, चारागाहों और कृषि जैव विविधता जैसे संसाधनों की। इन संसाधनों से मानव की आहार संबंधी आवश्यकताएं तो पूरी होती ही हैं, इसके अलावा पशुओं के लिए चारा और ईंधन आदि की जरूरत भी पूरी होती है। ऐसे भौतिक लाभों के अलावा इनसे मानव और पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, जैसे परागण, पोष चक्र, क्षरण संरक्षण आदि। आजीविका रूपरेखा में प्राकृतिक पूंजी वो आहार है जो सीधे तौर पर अति संवेदनशीलता से संबंधित है। गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक पूंजी की अच्छी उपलब्धता अति संवेदनशीलता की संभावना को कम करती है और परिवारों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं कृषि जैव विविधता की। कृषि जैव विविधता का अर्थ है आनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता। ये कृषि पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है। कृषि जैव विविधता की 3 अलग-अलग श्रेणियां हैं। पहली है आनुवांशिक विविधता। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भोजन और कृषि, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन सहित के लिए उपयोग की जाने वाली प्रजातियां शामिल हैं। दूसरी श्रेणी है प्रजाति विविधता। इसमें ऐसे आनुवांशिक संसाधनों, किस्मों, नस्लों और प्रजातियों की विविधता शामिल है जिन्हें चारे, भोजन, फाइबर, ईंधन और फार्मास्यूटिकल के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। इसमें उन प्रजातियों की विविधता शामिल है जिनकी खेती नहीं की जाती, लेकिन ये उत्पादन में मदद करती है, जैसे मिट्टी, सूक्ष्म जीव, शिकारी पक्षी और कीट, परागणकर्ता आदि। इसके अलावा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और उन प्रजातियों की विविधता जो व्यापक वातावरण में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, उदाहरण के लिए कृषि, चारागाह, वन और जलीय के लिए आवश्यक हैं। आइए इनमें से प्रत्येक के अलग-अलग उदाहरण देखें। पहला है आनुवांशिक विविधता। चावल के आनुवांशिक संसाधनों के मामले में ओडिशा क्षेत्र चावल के उद्भव का द्वितीयक केंद्र है। यहाँ 1750 से अधिक स्थानीय प्रजातियों की खेती की जाती थी, लेकिन अब केवल 10 प्रजातियों की खेती की जाती है। दैनिक जीवन में इन प्रजातियों के अलग-अलग उपयोग हैं। उदाहरण के लिए चावल की किस्म कला कृष्णा एक सुगंधित किस्म है और इसका उपयोग जनवरी महीने के सभी त्योहारों में किया जाता है। वहीं हम मंदिर आदि में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सुगंधित चावल काला जीरा की बात करें तो इसे नवंबर में विशेष त्योहार के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्थानीय प्रजाति का कोई न कोई संबंध स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों से जरूर होता है, जो उस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में इन किस्मों के संरक्षण में मदद करते हैं। अब हम प्रजाति की विविधता के उदाहरण पर आते हैं, जहां आप मक्का, आलू और चावल के बीच अंतर देख सकते हैं। किसी विशेष फसल के प्रकार के लिए भी आप अलग रंग, पोषण की अलग मात्रा व कई अन्य गुणों की विभिन्नता देख सकते हैं। अगर बाजरा की बात करें तो कई तरह का बाजरा उपलब्ध है, जैसे कि छोटा बाजरा, इतालवी बाजरा, आम बाजरा, कोदो बाजरा। इनमें से हर एक बाजरा दूसरे से बहुत अलग है। इसे आमतौर पर देश के आदिवासी और कम संपन्न किसान उगाते हैं। अगर हम जनजातीय क्षेत्रों के उदाहरण देखें तो जंगली या अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में घरों के पीछे जमीन पर उगाए जाने वाले कंदमूल और रतालुओं की भी कई प्रजातियां मिलती हैं। ये स्थानीय समुदाय को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तीसरा उदाहरण पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का है। कुट्टनाड का आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट उदाहरण है, जहां कृषि वानिकी के साथ साथ पारंपरिक धान मछली आधारित खेती की जा रही है। इस प्रणाली को FAO द्वारा 2013 में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है। अब सरकार पारिस्थितिकी तंत्र को सही तरीके से प्रबंधित करने का प्रयास कर रही है। अब हम कृषि जैव विविधता के महत्वपूर्ण लाभों के बारे में बात करेंगे।
ये कृषि जैव विविधता भोजन और पोषण विविधता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और परिवार को विविध आहार प्रदान करती है। साथ ही ये विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को विकसित करने में मदद करने के अलावा उन लोगों को रोजगार देने में भी मदद करती है जो इन संसाधनों का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करते हैं। इनसे लोगों की आजीविका में कृषि जैव विविधता के महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, पौष्टिक आहार और मानव स्वास्थ्य में योगदान। दूसरा, विशेष रूप से सूखे और बाढ़ की स्थिति के लिए उत्पादन प्रणाली में लचीलापन बनाने में सहायता करना। तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को संरक्षण और स्थिरता प्रदान करना। चौथा, भावी फसल विकास कार्यक्रमों के लिए आनुवांशिक संसाधनों की आपूर्ति करने का कार्य करना। पांचवा, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और खाद्य प्रणाली का स्थानीयकरण करना। महामारी काल में स्थानीय लोगों के लिए भोजन और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य प्रणाली के स्थानीयकरण का महत्व बढ़ा है। छठा, खेत और प्रणाली स्तर पर सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध को प्रोत्साहित करना। सातवां, रोजगार सृजित करना। आठवां, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में किसानों, मछुआरों, चरवाहों के नवाचार, दृष्टि और स्थानीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना, क्योंकि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पुरुष और महिला किसान कृषि जैव विविधता के संरक्षक और प्रबंधक हैं। विशेष रूप से ये कृषि जैव विविधता पोषण के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। खेती से मिलने वाले और जंगली दोनों तरह के खाद्य पदार्थों के विविध प्रकार, जिनमें पौधों पर आधारित भोजन, मछली और जलीय भोजन, पशुधन से प्राप्त भोजन, वनों से प्राप्त भोजन, जिसमें फल, मेवा, शहद, कीड़े और कंद आदि शामिल हैं। वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और आहार की विविधता और गुणवत्ता के मामले में भी सही होते हैं। इन जंगली खाद्य पदार्थों में हमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन की मौसमी कमी और भूखमरी से सुरक्षा देना। विशेष रूप से आदिवासी समुदायों कृषि के लिए अनुपयुक्त मौसम के दौरान भोजन के लिए जंगली रतालू, मशरूम, जंगली जानवरों और पक्षियों आदि पर निर्भर रहते हैं। ये आनुवांशिक संसाधनों के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है और भविष्य के फसल विकास कार्यक्रमों में मदद करता है। उदाहरण के लिए बायोफोर्टिफाइड किस्में, हाल ही में विकसित की गई जिंक समृद्ध वसायुक्त किस्में जैसे कि DRR धान 45, 48, 49 की 3 अलग अलग किस्में और धन शक्ति यानी आयरन से भरपूर पर्ल बाजरा की किस्म। विभिन्न पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो कुपोषण के प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। अब हम बदलती आजीविका पूंजी की बात करेंगे। हम कृषि जैव विविधता के इस नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं? विविधता, जो कि कृषि जैव विविधता की विशेषता है, तेजी से घट रही है। 100 से अधिक वर्षों के कृषि अभ्यास में फसलों से हम पौधों की 75% से ज्यादा आनुवांशिक विविधता खो चुके हैं, खासकर उनकी विभिन्न प्रजातियां। FAO के अध्ययन में बताया गया है कि 2.5 से 3 लाख ज्ञात खाद्य पौधों की प्रजातियों को दर्ज किया गया है, लेकिन इनमें से केवल 150 से 200 प्रजातियों को मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। इनमें चावल, मक्का, आलू और गेहूं 60% कैलोरी और प्रोटीन का योगदान करते हैं। 75% भोजन केवल 12 पौधों और जानवरों की 5 प्रजातियों से प्राप्त होता है। इसके अलावा 30% पशुधन नस्लों के विलुप्त होने का खतरा है और हर महीने 6 नस्लें विलुप्त हो जाती हैं। ये घटती कृषि जैव विविधता का परिदृश्य है। आनुवांशिक संसाधनों में इस तरह के नुकसान ने संबंधित मानव ज्ञान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो कुपोषण को दूर करने और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम कृषि जैव विविधता में कमी पर अतिसंवेदनशीलता के संदर्भ के बारे में बात करेंगे। पहला, सिकुड़ती फूड बास्केट। फसल प्रणालियों में परिवर्तन और फसल चक्रण की जगह एकल कृषि के अभ्यास ने खेतों में फसलों की विविधता को कम कर दिया, जिसने ग्रामीण परिवारों के आहार की विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूसरा, खेतों में फसलों की विविधता कम होने और एकल कृषि के बढ़ने की वजह से खेती से जुड़े अन्य उद्यमों जैसे कि डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी आदि में भी कमी आई है। साथ ही अन्य पेड़ों की प्रजातियां भी कम हुई हैं।
इसे बढ़ते व्यवसायीकरण और पारिवारिक श्रम में कमी से भी जोड़कर देखा जा सकता है। तीसरा, आक्रामक प्रजातियां। इनका बहुत अधिक प्रभाव भोजन और पोषण उपलब्ध कराने वाली स्थानीय प्रजातियों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए लेंटाना कैमरा, पार्थेनियम, प्रोसोपिस ज़ुलिफ्लोरा। इन जंगली प्रजातियों की वृद्धि हरी पत्तेदार सब्जियों और उन पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है जो मानव और पशुओं के लिए औषधीय महत्व रखते हैं। चौथा, पारंपरिक ज्ञान की क्षति। आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन, प्रवासन, उत्पादकता केंद्रित उत्पादन के साथ साथ वाणिज्यिक उत्पादन को मिलने वाली वरीयता आदि के परिणाम स्वरूप कृषि प्रथाएं बदल रही हैं, जिसका असर पारंपरिक ज्ञान के मूल्य और प्रासंगिकता पर पड़ रहा है। पांचवा, खाद्य पदार्थों को लेकर सामाजिक मूल्यों में बदलाव। सामाजिक रूप से चावल और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों को अधिक वरीयता दी जाती है, जो कि आमतौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में उपलब्ध हैं। इसके कारण परिवार बाजरा जैसे अनाजों की खेती नहीं करते और इसका असर आहार के बदलते स्वरूप में देखने को मिलता है। छठा, प्रवासन। प्रवासन घरेलू स्तर पर श्रम की उपलब्धता को प्रभावित करता है, जिसका असर फसलों और खेती से जुड़ी प्रथाओं में बदलाव के रूप में होता है। सातवां, सामाजिक संजाल की क्षति। ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों के बीच बीज संजाल पारंपरिक किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के आदान प्रदान में मदद करता है। इस संजाल ने विशेष किस्मों के संरक्षण में खास भूमिका निभाई है, लेकिन अब इन अनौपचारिक संजालों के अभाव में किसान अपनी फसलों की पारंपरिक किस्में खोते जा रहे हैं। वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, विशेष रूप से बुआई के मौसम में मॉनसून की शुरुआत के कारण पारंपरिक स्थानीय नस्लों की बुआई प्रभावित होती है। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि मछलियों की विविधता, वितरण, बहुलता और उनकी स्वर विज्ञान आधारित गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा इसका नकारात्मक प्रभाव मूंगे के आच्छादन और स्वरूप पर भी पड़ता है। तीसरा पहलू है मौसम का प्रभाव। कृषि जैव विविधता के संदर्भ में मौसम के नजरिए से रोजगार एक प्रमुख भूमिका निभाता है। किसान परिवार के बच्चों और वयस्कों में गैर कृषि रोजगार की तरफ बढ़ते झुकाव का प्रभाव घरेलू श्रम की उपलब्धता पर पड़ता है। इस श्रम की कमी से उन फसलों का क्षेत्र कम होने लगता है जिन्हें अधिक श्रम चाहिए होता है। साथ ही मिश्रित खेती भी कम होने लगती है। इस तरह खेतों में फसलों की विविधता कम होने लगती है, जिसका असर परिवार की खाद्य और पोषण सुरक्षा पर होता है। इसका विशिष्ट उदाहरण आदिवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिश्रित फसल प्रणाली है, जो न केवल घरेलू खाद्य सुरक्षा, आहार संतुलन और पोषण संबंधी लाभों के लिए जानी जाती है, बल्कि इससे किसानों को अतिरिक्त मौद्रिक लाभ भी मिलता है, जोखिम कम करने की रणनीति के रूप में कार्य करता है। अब हम नीतियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। आजीविका परिसंपत्ति और अतिसंवेदनशीलता के संदर्भ आपस में जुड़े हुए हैं। कृषि जैव विविधता के तत्वों के प्रबंधन में आजीविका परिसंपत्ति विशेष रूप से प्राकृतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, सामाजिक पूंजी से जुड़ी हुई है। लगातार बारिश, बाढ़ या मौसमी सूखे जैसे जलवायविक उत्पादों और उनके बाद परिवार के सदस्यों के प्रवासन के कारण कुछ परिसंपत्तियों में बदलाव आता है, विशेष रूप से सामाजिक और भौतिक संपत्तियों में। ऐसे में परिवार के पुरुषों की मदद के बिना महिलाओं को ही खेती का अधिकतर काम करना पड़ता है। मौजूदा स्थानीय नीतियों को इन नकारात्मक प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मौजूदा योजनाएं एकल कृषि और उच्च उपज देने वाली किस्मों को बढ़ावा दे रही हैं और किसानों को विविध कृषि पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए हतोत्साहित करती हैं। प्रोत्साहन, सब्सिडी योजनाएं, बीमा उत्पाद और वित्तीय सहायता मिश्रित या फसल चक्र प्रणाली की अपेक्षा केवल एकल फसल और अधिक उपज देने वाली किस्मों को दी जाती है। छोटी जोत वाले किसान परिवारों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई इन नीतियों को नकदी फसलों पर केंद्रित रखने के बजाय खाद्य फसलों और नकदी फसलों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। दूसरा बिंदु कृषि जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली ग्राम स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे बीजों का आदान प्रदान करने वाले संजाल, बीज बोने के त्योहार, सामुदायिक श्रम साझा करने वाली प्रथाएं आदि विविध फसलों को बढ़ावा देती हैं, पर फसलों की विविधता घटने पर इनका महत्व कम हो रहा है। कृषि जैव विविधता तत्वों को बनाए रखने वाले ये सांस्कृतिक मूल्य भी अब लुप्त होने के कगार पर हैं।
कृषि विभाग और बागवानी विभाग जैसे औपचारिक संस्थान एकल कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। ऋण और बीमा सेवाएं एकल फसलों के लिए ही उपलब्ध हैं, न कि विविध या मिश्रित फसल प्रणाली के तहत उगाई फसलों को। तीसरा बिंदु है प्रक्रिया। घरेलू और सामाजिक स्तर पर लैंगिक भूमिकाओं और संबंधों में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच और ऐसे निर्णय लेने के संबंध में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है, जो कृषि जैव विविधता प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। आजीविका संबंधी रणनीतियों की बात करें तो इस स्तर पर अति संवेदनशीलता संदर्भ ये तय करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं कि कौन सी कृषि प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग आजीविका रणनीतियां होती हैं। उदाहरण के लिए, वर्षा आधारित या हाशिए पर परिदृश्य में अगर महिलाओं के पास श्रम, भूमि और सामाजिक पूंजी की उपलब्धता है, तो घरेलू भोजन की ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए वे आजीविका रणनीति के रूप में मिश्रित फसल प्रणाली अपना सकती हैं या खाद्य फसल उगा सकती हैं। जबकि सिंचित स्थिति में अगर उनके पास श्रम, भूमि और वित्तीय संसाधन है, तो वे नकदी फसलों में निवेश कर सकती हैं। छोटी जोत वाले किसान परिवारों में महिलाएं अभी भी खेती कर रही हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न आजीविका परिणामों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति संयोजनों की आवश्यकता होती है। परिवारों के लिए वर्ष भर हेतु पर्याप्त और विविध भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसमें प्राकृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और मानवीय पूंजी शामिल है। मौसमी बाढ़ या सूखे आदि के जोखिम को कम करने के लिए अनुकूली जोखिम प्रबंधन उपाय करना, जिसके लिए सामाजिक पूंजी के साथ साथ प्राकृतिक पूंजी, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी जैसी पूंजियों की आवश्यकता होती है। नकद आय को संतुलित करने वाली ऐसी कृषि प्रणालियां अपनाना जिनसे घरेलू खाद्य जरूरतें भी पूरी हों और नकद आय भी मिल सके। यहाँ फिर से प्राकृतिक पूंजी, सामाजिक, मानवीय और वित्तीय पूंजी जरूरी है। संसाधनों का सतत उपयोग करना। यहाँ संसाधनों के कुशल उत्पादन के लिए कृषि जैव विविधता के साथ साथ अन्य प्राकृतिक पूंजियां जैसे मिट्टी, पानी आदि आवश्यक हैं। अगर हम जैव विविधता के उदाहरण के साथ प्राकृतिक पूंजी के बारे में बात करें, तो ये प्राकृतिक पूंजी मानवीय पूंजी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जैसे लिंग आधारित पारंपरिक ज्ञान कृषि जैव विविधता प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। वे कृषि जैव विविधता का उपयोग करती हैं और वे ही उसकी संरक्षक और प्रबंधक हैं। कृषि में फसल आनुवांशिक विविधता की देखभाल पारंपरिक रूप से महिलाएं ही करती हैं। संसाधन प्रबंधन में उनके योगदान को समाज ने व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया है। ऐसी ज्ञान प्रणालियों के दस्तावेजीकरण की कमी के चलते इन प्रणालियों का लाभ समान रूप से सभी तक नहीं पहुंचता। कृषि जैव विविधता के सतत प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है, जिसमें अंतर संबंध तय करते हैं कि विभिन्न संसाधनों का नियंत्रण किसके पास होगा और निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होगी। यहाँ अंतर संबंध से हमारा मतलब है सामाजिक या वर्ग आधारित विभाजन, जाति, लिंग और नस्ल आदि। स्थानीय स्तर पर इस तरह के विविध ज्ञान को बनाने में अंतर संबंध प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु है मानवीय पूंजी, और यहाँ मानवीय पूंजी कृषि जैव विविधता संसाधनों के प्रबंध संबंधी पारंपरिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मानवीय पूंजी को कौशल, ज्ञान, श्रम करने की क्षमता, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ये लोगों को विभिन्न आजीविका रणनीतियों को अपनाने और आजीविका के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। कृषि जैव विविधता के सतत प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न कारक तय करते हैं कि विभिन्न संसाधनों का नियंत्रण किसके पास होगा और निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होगी। जब हम भौतिक पूंजी की बात करते हैं, तो इसमें विविध खाद्य फसलों के प्रबंधन में आजीविका गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, उपकरण और प्रौद्योगिकी शामिल होती हैं। कृषि जैव विविधता के प्रबंधन में बुनियादी ढांचे और उपकरणों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भूमि, पशुधन और कृषि संबंधी मशीनरी और प्रसंस्करण सुविधा की उपलब्धता कृषि जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
संबंधित ज्ञान की मदद से आजीविका रणनीतियों को विकसित करने में उनका विशेष योगदान है। उदाहरण के लिए, भूमि और मिट्टी के प्रकार के अनुसार छोटे बाजरा के लिए उपयुक्त भूमि का चयन। हमें उनके खाद्य वर्गीकरण संबंधी ज्ञान को देखने की भी जरूरत है, जो कि फसल के आनुवांशिक संसाधनों को समझने के लिए आवश्यक हैं। अंत में, कृषि जैव विविधता वो मुख्य प्राकृतिक पूंजी है जो छोटे और कम संपन्न किसान परिवारों के लिए सुलभ है। इसकी मदद से वे अपने परिवार के संतुलित पोषण के लिए विविध आहारों के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। स्थिरता के लिए आवश्यक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर विविधता जरूरी है। प्राकृतिक पूंजी के एक प्रमुख तत्व के रूप में हमें इसे समझने और संरक्षित करने की जरूरत है। कृषि जैव विविधता प्रबंधन मानव और प्राकृतिक पूंजी से जुड़ा हुआ है। लिंग आधारित स्थानीय ज्ञान कम संपन्न किसानों के संदर्भ में सतत आजीविका के लिए प्राकृतिक पूंजी के उचित उपयोग पर आधारित है। शिक्षार्थियों, आपके लिए अतिरिक्त संदर्भ यहाँ दिए गए हैं। ये अतिरिक्त संदर्भ आपको अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करेंगे और आपके लाभ के लिए इकाई में स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न भी दिए गए हैं। इसी के साथ मैं इस सत्र का समापन करती हूँ। धन्यवाद शिक्षार्थियों, मुझे आगे चर्चा जारी रखने में खुशी होगी। अगला सत्र सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी पर होगा, जो इन 3 पूंजियों से जुड़ा हुआ है जिन पर आज हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।